हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स एसएससी पीवाईक्यूज पार्ट 4। लेक्चर की शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा डिस्क्लेमर, छोटा सा सेवकरण है हमारे पास जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है: द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्री मार्केट इकोनॉमी का फीचर होता है? आपके विकल्प हैं कि जो भी फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन की वो पब्लिक ऑनरशिप में होते हैं, रेशनिंग और प्राइस कंट्रोल होता है, कंज्यूमर सोवरेनिटी होती है, या फिर एक्टिव स्टेट इंटरवेंशन होता है। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, कंज्यूमर सोवरेनिटी होती है। स्पष्टीकरण: फ्री मार्केट इकोनॉमी में यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है कंज्यूमर्स के लिए कि वो कौन से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने चाहते हैं अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। इसे हम कहते हैं कंज्यूमर सोवरेनिटी का सिद्धांत या प्रिंसिपल। यानी इसका मतलब है मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर्स जो हैं वो एक राजा की तरह हैं जो कि डिसाइड कर सकते हैं उन्हें क्या चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज में और कितनी क्वांटिटीज में चाहिए। इसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि जो इकोनॉमी के 3 बेसिक प्रश्न होते हैं, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, नेशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके या फिर आउटसोर्सिंग का इस्तेमाल करके। ये सब कुछ डिसाइड होता है कि जो बाजार में कंज्यूमर हैं उनको क्या चाहिए। सरकार का इसमें बिल्कुल इंटरवेंशन नहीं होता, बाकी किसी चीज़ का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, सिर्फ कंज्यूमर्स की जो डिमांड है उसके अनुरूप ही चीज़ें की जाती हैं। इसी को हम कई बार कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोल देते हैं। यानी कि वो इकोनॉमी जहां पे सरकार बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती है और सब कुछ कंज्यूमर्स की डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति जो है वो अकाउंटेबल होती है अपने फंक्शंस के लिए किस चीज पे? विकल्प है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, जिला परिषद, आंचल पंचायत, जनपद पंचायत। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, जिला परिषद। सॉल्यूशन, स्पष्टीकरण: जिला परिषद एपेक्स बॉडी होती है पंचायती राज सिस्टम की, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। जो भी चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट होगा पंचायत समिति का, वो जवाबदेही होता है जिला परिषद के लिए। यदि हम बात करें इसकी, तो ये सभी आते हैं हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लाया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 के तहत। इस एक्ट ने
एक नया शेड्यूल जिसे हम कहते हैं शेड्यूल 11 या शेड्यूल 11, उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर दिया, जिसके बाद 3 टायर सिस्टम में एक लोकल रूरल गवर्नेंस बनाई गई, जिसमें सबसे निचला जो हिस्सा था वो ग्राम सभा था। फिर आता है हमारा पंचायत समिति, और सबसे ऊपर रखा जाता है जिला परिषद को। ग्राम सभा जो होती है वो विलेज लेवल या गांव के लेवल पे काम करती है। पंचायत समिति जो होती है वो ब्लॉक लेवल पे काम करती है। और उसके बाद जो हमारा जिला परिषद आता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। ठीक। ग्राम सभा पे होते हैं आपके डायरेक्ट इलेक्शंस, यानी जो गांव के इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम है वो डायरेक्टली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके अपने उम्मीदवारों को चुन सकते हैं ग्राम सभा के लिए। वहीं पे जो आपका जिला परिषद या पंचायत समिति होती है, यहाँ पे होते हैं हमारे इनडायरेक्ट इलेक्शंस, यानी आम जनता इन इलेक्शंस में पार्ट नहीं लेती है, कुछ चुनिंदा लोग ही इन इलेक्शंस में पार्ट ले सकते हैं। और पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं उसको कौन करवाता है? उसे करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, या यूं कहें राज्य निर्वाचन आयोग। अगला है द 1 रुपी नोट्स बियर्स द सिग्नेचर ऑफ, यानी 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर किसके सिग्नेचर होते हैं? आपके विकल्प हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के, फाइनेंस मिनिस्टर के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी के, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी के द्वारा। स्पष्टीकरण, 1 रुपये का जो नोट होता है वो बियर करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी के सिग्नेचर्स को। देखिए, भारत में जो मनी है वो 2 हिस्सों में बटी होती है। एक होता है बैंक नोट और फिर आता है कॉइन्स। जो बैंक नोट को छाप के चलाने की जिम्मेदारी है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। वहीं पे जो कॉइन्स की जिम्मेदारी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास में, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इन कॉइन्स को छापती है। लेकिन जो हमारा 1 रुपी नोट होता है या 1 रुपए का जो नोट होता है उस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के साइन नहीं होते, बल्कि जो भी सेक्रेटरी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के उनके साइन होते हैं। बाकी सभी बैंक नोट्स पे गवर्नर ऑफ इंडिया के साइन होते हैं, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? विकल्प है नेशनल बिजनेस फॉर अकाउंटिंग एंड रिव्यूइंग, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एरोनॉटिक्स एंड रडार डेवलपमेंट, नेशनल ब्यूरो ऑफ एयर एंड रोड ट्रांसपोर्ट। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है हमारा बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्पष्टीकरण, नाबार्ड जो है ये एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है जो कि फैसिलिटेट करता है क्रेडिट फ्लो को प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज में, हैंडीक्राफ्ट्स में और बाकी रूरल क्राफ्ट्स में। इसको स्थापित किया गया था 12 जुलाई 1982 को एक स्पेशल एक्ट पास करके पार्लियामेंट के दोबारा। तो नाबार्ड जो है वो 2 कार्य करता है। पहला, ये एक
एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और सेकंड ये एक रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी है। एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे ये पैसा प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर के विकास के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के विकास के लिए, कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज के विकास के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स और रूरल क्राफ्ट्स के विकास के लिए। रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तौर पे ये उन इंस्टीट्यूशन को पैसा देता है जो कि इसी फील्ड में पैसा प्रोवाइड करते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं ये एक XYZ इंस्टीट्यूशन है जिसके पास 60 करोड़ रुपए का फंड था, उसमें से उसने 40 करोड़ रुपए दे दिए एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब उसके पास केवल 20 करोड़ ही बचे हैं। लेकिन अभी जो उनके पास मांग है इन एरिया के डेवलपमेंट के लिए वो 40 करोड़ की मांग है। तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा 20 करोड़ रुपए होंगे वो नाबार्ड देगा, ताकि ये जो XYZ इंस्टीट्यूशन है ये इन जगह के विकास के लिए पैसा लगातार प्रोवाइड कर सके। तो इसे ही हम कहते हैं रीफाइनेंसिंग। तो नाबार्ड दोनों तरह से काम करता है, एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे भी काम करता है और रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तौर पे भी कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सरप्लस बजट कब दिया जाता है? विकल्प है डिप्रेशन के दौरान, बूम के दौरान, लड़ाई के दौरान, या फिर भुखमरी या फैमाइन के दौरान। सही उत्तर देने के लिए सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, बूम के दौरान। स्पष्टीकरण, सरप्लस बजट तब दिया जाता है जब बूम चल रहा हो। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट ये सेम होते हैं किसके? विकल्प है अकाउंटिंग प्रॉफिट के, ऑप्टिमम प्रॉफिट के, नेट प्रॉफिट के, या मैक्सिमम प्रॉफिट के। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, ऑप्टिमम प्रॉफिट के दौरान। स्पष्टीकरण, नॉर्मल प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट एक इकोनॉमिक कंडीशन है जो तब आती है जब फर्म्स के टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाए। यानी कि आप ये कह सकते हो, अगर फर्म ने कुछ प्रोड्यूस करने में जो कॉस्टिंग लगाई वो 10 लाख रुपए थी और फर्म ने उस सामान को बेचकर जो पैसा कमाया यानी जो टोटल रेवेन्यू था वो भी 10 लाख रुपए ही था, तो ऐसे में आपका टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाता है टोटल रेवेन्यू के। तो इसे हम कहते हैं ऑप्टिमम प्रॉफिट, यानी जितना लगाया उतना ही वापस पा लिया। अगला प्रश्न है, सैनवेट निम्नलिखित में से किस चीज से जुड़ा हुआ है? विकल्प है सेल्स टैक्स से, एक्साइज ड्यूटी से, कस्टम ड्यूटी से, सर्विस टैक्स से। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, एक्साइज ड्यूटी। सॉल्यूशन, सैनवेट और सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स एक मॉडिफिकेशन है पहले फंक्शन कर रहे मॉड वैट का, यानी मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स का, और ये पार्ट है सेंट्रल एक्सरसाइज फ्रेमवर्क का कंट्री के।
अगला प्रश्न है, माल्थुसियन की जो थ्योरी थी वो निम्नलिखित में से किस चीज से जुड़ी हुई है? आपके विकल्प है पोवर्टी से, एम्प्लॉयमेंट से, डिसीजेस से या पॉपुलेशन से। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, पॉपुलेशन। स्पष्टीकरण, माल्थुसियन की जो थ्योरी थी वो दिखाती है कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करती है। इस थ्योरी को थॉमस रॉबर्ट मैल्थॉस ने दिया था। उनका मानना था कि जो बैलेंस है पॉपुलेशन ग्रोथ में और फूड सप्लाई में, वो तभी हो सकता है जब हम प्रिवेंटिव और पॉजिटिव चेक्स लेते चले। जैसे मान लीजिए, अगर किसी जगह पे जो फूड आपूर्ति थी वो 1000 लोगों के लिए थी और उसी जगह की जो पॉपुलेशन है वो भी 1000 है, तो ऐसे में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पॉपुलेशन जो है वो कम है, मान लेते हैं 800 है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो सरप्लस फूड है, यानी जो 200 यूनिट है, उनको बाहर भेजा जा सकता है, एक्सपोर्ट करा जा सकता है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि अगर पॉपुलेशन अब 1200 लोगों की हो जाती है, तो फूड सप्लाई तो 1000 है, तो यहाँ पे अगर हम 1000 को बढ़ाना चाहें तो देखिए ये लिमिटेड होता है, क्योंकि जो ज़मीन है वो लिमिटेड है, जो ज़मीन की फर्टिलिटी है वो लिमिटेड है। ठीक, तो ऐसे में जहां पहले हमारे पास 200 सरप्लस था, अब यहाँ पे जो डेफिसिट है वो भी 200 रुपए का है, यानी अब हमें वो 200 इंपोर्ट कराने पड़ेंगे। ठीक, तो ये नेगेटिव हो गया, पहले पॉजिटिव में था, यहाँ पे ये न्यूट्रल में था। सॉरी, यहाँ पे इस केस में ये न्यूट्रल में था। तो इसी चीज को लेके माल्थुसियन की थ्योरी थी कि जो पॉपुलेशन ग्रो है और जो फूड सप्लाई की दिक्कत है, अगर हम उसे लगातार प्रिवेंटिव और पॉजिटिव चेक्स में रखते हैं तो इस चीज से हम आसानी से डील कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पैरामीटर होता है? विकल्प है पर कैपिटा मॉनिटरी इकोनॉमी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा रूरल इनकम या फिर पॉपुलेशन। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, नेशनल इनकम। स्पष्टीकरण, नेशनल इनकम एक पैरामीटर होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। नेशनल इनकम रेफर किया जाता है मनी वैल्यू को सभी गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि एक कंट्री में पैदा की गई एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान। जैसे मान लीजिए, अगर एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, जो कि आपका शुरू होता है 1 अप्रैल से, और हम मान लेते हैं, हम बात करें साल 2010 की, और ख़त्म होता है ये आपका 31 मार्च 2011 में। ठीक है, अगर इस टाइम के दौरान 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस की जाती हैं जिनका दाम 100 रुपये था, तो आपकी जो नेशनल इनकम निकल के आएगी वो आएगी ₹1 लाख। ठीक, और अगर हम पॉपुलेशन को 1000 मान के चलते हैं तो 1 लाख डिवाइड बाई 1000, हर किसी ने 100 रुपये कमाए। वहीं पे अगर ये यूनिट बढ़ जाती हैं, जैसे मान लेते हैं अब 1500 यूनिट प्रोड्यूस होती हैं 100 रुपये के साथ में, तो टोटल 1.5 लाख रुपए नेशनल इनकम होगी।
और इस 1.5 लाख रुपए को अगर हम पर कैपिटा निकालते हैं, यानी नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो हर किसी ने यहाँ पे 150 रुपए कमाए। तो पहले 100 थे, अब 150, यानी 50 रुपए की यहाँ बढ़ोतरी होती है। तो ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का साइन होता है। अगला प्रश्न है कि मार्केट इकोनॉमी निम्नलिखित में से कौन सी है? विकल्प है जिसको सरकार कंट्रोल करती है, जो कि सरकार के कंट्रोल से फ्री होती है, जो कि इन्फ्लुएंस्ड होती है इंटरनेशनल मार्केट फोर्सेस से, या फिर उपरोक्त सभी। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री होती है। स्पष्टीकरण, मार्केट इकोनॉमी एक इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे कि जो इकोनॉमिक डिसीजन है या फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस हैं, वो लगातार जो कंट्री के इंडिविजुअल सिटीजन्स हैं और बिजनेस हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है उससे डिसाइड होते हैं। यानी कि जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके अनुसार ही चीज़ों के प्राइसेस रखे जाते हैं। ये होती है मार्केट इकोनॉमी। और मार्केट इकोनॉमी को ही हम कई बार कह देते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगला प्रश्न है, रीजनल रूरल बैंक्स को कौन स्पॉन्सर्ड करता है? विकल्प है नेशनलाइज कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, नेशनलाइज कमर्शियल बैंक। स्पष्टीकरण, रीजनल रूरल बैंक्स को स्पॉन्सर्ड करता है नेशनलाइज रूरल बैंक्स, और ये क्रेडिट होते हैं एक व्यू के साथ में जिन्हें प्राइमरली रूरल एरियाज को ही सर्व करना पड़ता है, बेसिक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करके। ठीक, अगर हम बात करें इनके कैपिटल शेयर की, तो इसमें तीनों का ही कैपिटल शेयर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, और स्पॉन्सर्ड बैंक का। सेंट्रल गवर्नमेंट 50% तक का शेयर देती है, स्टेट गवर्नमेंट 15% शेयर देती है, और स्पॉन्सर्ड बैंक 35% शेयर देता है। और ये जो स्पॉन्सर्ड बैंक होगा ये हमेशा नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक ही होगा, जो कि पब्लिक सेक्टर के अंडर आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के? आपके विकल्प हैं रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यन, राजीव महर्षि, अरविंद पंगारिया। सही उत्तर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, अरविंद सुब्रमण्यम। स्पष्टीकरण, अरविंद सुब्रमण्यम करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिन्होंने अपनी पोजीशन संभाली थी 16 अक्टूबर 2014 के बाद रघुराम राजन को सक्सीड करके।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से टाइप का फॉरेन इन्वेस्टमेंट अनसेफ माना जाता है? विकल्प है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एनआरआई डिपॉजिट्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। स्पष्टीकरण, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेफर किया जाता है एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो कि प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में किया जा रहा है। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि इंडिया में किया गया है जो कि बाहर के देश के द्वारा किया गया है उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और एफडीआई जो है ये उसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक प्रकार होता है जो कि अनसेफ माना जाता है। अब इसको अनसेफ मानने के कारण क्या है कि मान लीजिए अगर कोई कंपनी है XYZ, अगर वो डायरेक्टली भारत में निवेश करती है 1500 करोड़ और वो उससे बनाते हैं अपनी कोई भी बिजनेस यूनिट वगैरह, तो ऐसे में जो 1500 करोड़ इस कंपनी ने लगाए हैं ये उसे ऐसे ही वापस नहीं ले जा सकती। यानी अगर उस बिजनेस यूनिट में भारतीय कानून के तहत या भारतीय आर्थिक व्यवस्थाओं के तहत कोई भी दिक्कत आती है तो इस कंपनी को ये सारी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। वहीं पे अगर इस कंपनी ने किसी भी इंडियन कंपनी के साथ, जैसे मान लीजिए एबीसी कंपनी जो इंडियन कंपनी है, अगर उसमें 1500 करोड़ के शेयर में निवेश किया होता तो आसानी से ये अपने शेयर बेच के अपना पैसा निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक बिजनेस यूनिट स्थापित की है जिसे बेचना इतना आसान नहीं है, यानी जो पैसा है ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो गया है। तो जो भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे इंडियन इकोनॉमी में वो इस कंपनी को झेलने पड़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फिस्कल पॉलिसी का साधन नहीं है? विकल्प हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है ए ओपन मार्केट ऑपरेशंस। स्पष्टीकरण, जो मेजर इंस्ट्रूमेंट है फिस्कल पॉलिसीज के वो हैं बजट, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक वर्क्स और पब्लिक डेट। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये असल में पार्ट होता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का, और ये होता है हमारा क्वांटिटेटिव मेजर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पोर्टल को आरबीआई ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था इलीगल मनी कलेक्शंस को चेक करने के लिए? विकल्प हैं सहयोग, सहायता, संपर्क, सचेत। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, सचेत। स्पष्टीकरण, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन ने 4 अगस्त 2016 को लॉन्च किया था सचेत पोर्टल को, जिसका पूरा फुल फॉर्म है sachet.rbi.org.in, ताकि इलीगल मनी कलेक्शंस को चेक किया जा सके। अगला प्रश्न है, फिस्कल पॉलिसी को इंडिया में कौन बनाता है? विकल्प हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर सेबी।
सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, फाइनेंस मिनिस्ट्री। स्पष्टीकरण। भारत में फिस्कल पॉलिसी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाता है। फिस्कल पॉलिसी जो है मुख्यतः डील करती है सरकार के रेवेन्यू से, जैसे कलेक्शन ऑफ टैक्सेस और टैक्स कट, और सरकार के एक्सपेंडिचर से, यानी सरकार कितना खर्च करने जा रही है भारत देश की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने की। फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक ट्रेंड्स और मॉनेटरी पॉलिसी के इन्फ्लुएंसेस से भी काफी हद तक प्रभावित होती है। जब भी सरकार ज्यादा पैसा रिसीव करती है अपने खर्च करने से, उसे सरप्लस कहा जाता है। जो मेजर इंस्ट्रूमेंट होते हैं फिस्कल पॉलिसी के, वो होते हैं बजट, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक डेट। और ये होती है हमारी 3 टाइप की। सबसे पहला एक्सपेंशनरी, फिर कॉन्टेक्शनरी और न्यूट्रल। एक्सपेंशनरी में सरकार को जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है सरकार के रेवेन्यू से, यानी सरकार ज़्यादा खर्च करती है कमाने के मुकाबले। कॉन्ट्रैक्शनरी में सरकार का जो एक्सपेंडिचर होता है वो कम होता है रेवेन्यू के मुकाबले, यानी सरकार ज़्यादा कमाती है खर्च करने से। और न्यूट्रल में एक्सपेंडिचर इक्वल हो जाता है आपका रेवेन्यू के, यानी सरकार ने जितना खर्च किया उतना ही कमाया। अगला प्रश्न है, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर किए जाते हैं। विकल्प है जो शेड्यूल बैंक्स बोरो करते हैं इंडस्ट्री और ट्रेड से, या जो परचेज और सेल होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के आरबीआई द्वारा, या फिर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन होता है उसके लिए, या फिर शेड्यूल बैंक जो आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं उसको। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, जो परचेज और सेल होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की आरबीआई द्वारा, वो। स्पष्टीकरण। ओपन मार्केट ऑपरेशन सेंट्रल बैंक की एक एक्टिविटी है ताकि वो करेंसी को बैंक और बैंक से बाहर निकाल सके। ओपन मार्केट ऑपरेशन में वो खरीदता और बेचता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। जैसे मान लेते हैं, अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, जब जो पैसा है वो एक्सेस में है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में। दूसरा आता है हमारा डिफ्लेशन केसेस, जहां पे जो पैसा है वो डेफिसिट में हो। ठीक। तो यहाँ पे अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस को अगर हम लेते हैं, तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसे आरबीआई खरीदता है, बेचता है, सॉरी, सेल करता है इन्फ्लेशन के दौरान। यानी बंदे अपना पैसा आरबीआई को दे देंगे और बदले में सिक्योरिटी ले लेंगे, जिससे कि जो मनी है जो एक्सेस कैपेसिटी में इस टाइम पे इकोनॉमी में रिवॉल्व कर रही है वो कम हो जाती है। वहीं पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उन्हें आरबीआई खरीद लेता है डिफ्लेशन के दौरान, यानी अब आरबीआई लोगों को पैसा देगा और बदले में उस सिक्योरिटी को वापस ले लेगा। तो इसी तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन कार्य करता है। इन्फ्लेशन के दौरान आरबीआई उसे बेचता है ताकि लोग सिक्योरिटी खरीदें और पैसा आरबीआई के पास जमा हो जाए, जिससे कि जो एक्सेस मनी सप्लाई है इन्फ्लेशन में वो खत्म हो सके। सेकेंड केस में डिफ्लेशन के दौरान आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेता है ताकि लोगों के पास पैसा हो और जो मनी डेफिसिट है वो खत्म हो जाए। अगला प्रश्न है,
परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर कौन होते हैं? विकल्प हैं इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, फर्म्स या बायर्स। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होते हैं आप। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, फर्म्स। स्पष्टीकरण। परफेक्ट कंपटीशन एक आइडल टाइप मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहां पे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, जहां पे कोई भी नो टैक्स, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है। लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और यहाँ पे क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं जो कि एकदम सेम प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो मार्केट डिमांड के अनुरूप डिसाइड होता है। यानी फर्म जो है वो अपने हिसाब से प्राइस नहीं रख सकती, तो इसलिए वो होती हैं प्राइस टेकर्स। अगला प्रश्न है, एक एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जहां पे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर लेबर की वो जीरो है, उसे हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। स्पष्टीकरण। एक एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में जहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर लेबर जीरो हो, वहां उसे डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये एक हिडन एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी जहां पे जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लोग कार्य कर रहे होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे एक खेत है जिसमें कुल 10 लेबर कार्य कर रहे हैं, लेकिन खेत की जरूरत है वो केवल 5 लेबर की है, तो ऐसे में जो बचे हुए 5 लेबर हैं उनका असल में जीरो कंट्रीब्यूशन है उस खेती बाड़ी में। यानी अगर हम एम्प्लॉयमेंट के नजर से देखें तो वो लोग अनएम्प्लॉयड ही हैं। तो इसे ही हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी वो अनएम्प्लॉयमेंट जो दिखता नहीं है पर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे माल की फैक्ट्री इंडस्ट्री है, यानी रॉ मटेरियल ओरिएंटेड इंडस्ट्री। विकल्प है शुगर, पेट्रोलियम, लाइट इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, शुगर इंडस्ट्री। स्पष्टीकरण। शुगर इंडस्ट्री पूरी तरीके से रॉ मटेरियल ओरिएंटेड इंडस्ट्री होती है, जहां पे शुगर केन को प्रोसेस्ड करके शुगर बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी प्रोडक्शन का वो क्या होता है। विकल्प है फिजिकल आउटपुट को बढ़ाना, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, प्रॉफिट को बढ़ाना। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना। स्पष्टीकरण। जो बेसिक ऑब्जेक्ट होता है प्रोडक्शन का वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना होता है। इकोनॉमिक टर्म्स में जो सेटिस्फेक्शन होता है ह्यूमन वांट्स का वो पहले आता है, और उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट, तीसरे पे आता है प्रॉफिट मोटिव, और सबसे आखिर में आता है फिजिकल आउटपुट्स। इसके बाद प्रश्न है, इन्फ्लेशन किस वजह से होती है। विकल्प है
प्रोडक्शन कम होने की वजह से, मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से और प्रोडक्शन कम होने की वजह से, मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से या फिर प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से और प्रोडक्शन कम होने की वजह से। स्पष्टीकरण, इन्फ्लेशन तब होता है जब मनी सप्लाई बढ़ जाए और प्रोडक्शन कम हो जाए। यानी इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन जो है वो सस्टेन इंक्रीज करता है जनरल प्राइस लेवल्स में गुड्स एंड सर्विसेज के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसे हम डिफाइन कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा पैसा बहुत कम चीज़ों को डिमांड कर रहा हो। जैसे मान लीजिए डिमांड जो है वो 1000 यूनिट्स की है क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो केवल 800 यूनिट्स का है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो तो कम है, जो डिमांड है वो ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा, इन चीज़ों का जो प्राइस है वो बढ़ेगा और जन्म देगा एक इन्फ्लेशनरी कंडीशन को। अगला है डंपिंग, एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की फॉर्म है किस लेवल पे? विकल्प है लोकल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। स्पष्टीकरण, डंपिंग एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, यानी जहां पे जानबूझ के जो प्राइस है वो अलग चार्ज किया जाता है डोमेस्टिक मार्केट में, जो कि हमेशा हाई होता है, और इंटरनेशनल मार्केट में उसी चीज के प्राइस होते हैं कम। तो यानी इंटरनेशनल बायर्स को वो चीज सस्ते में मिलती है, वहीं डोमेस्टिक बायर्स को वो चीज हाईयर मिलती है, उसे हम कहते हैं डंपिंग। अगला प्रश्न है फर्म का जो इक्विलिब्रियम होता है परफेक्ट कंपटीशन में वो कब डिटरमाइन होता है? विकल्प है मार्जिनल कॉस्ट जब बड़ा हो एवरेज कॉस्ट से, मार्जिनल रेवेन्यू बड़ा हो एवरेज कॉस्ट से, मार्जिनल रेवेन्यू छोटा हो एवरेज रेवेन्यू से, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो मार्जिनल कॉस्ट के। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो मार्जिनल कॉस्ट के। स्पष्टीकरण, फर्म का इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन में तभी होता है जब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो मार्जिनल कॉस्ट के। शॉर्ट रन में परफेक्टली कंपटीशन मार्केट्स में जो प्रोडक्टिविटी है एफिशिएंट आउटपुट की वो नहीं होती मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होने के, जब वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाए। यानी कि जो आउटपुट होगा वो हमेशा तब अकर होगा जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाए मार्जिनल रेवेन्यू के। अगला प्रश्न है कि जो खर्चा एडवर्टाइजमेंट और पब्लिकेशंस पे किया जाता है वो किस चीज का हिस्सा होता है? विकल्प है फिक्स कैपिटल का, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का, या इंटरमीडिएट कंजप्शन का। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है इंटरमीडिएट कंजप्शन का। स्पष्टीकरण, जो भी खर्चा एडवर्टाइजमेंट या पब्लिकेशंस पे किया जाता है वो इंटरमीडिएट कंजप्शन का हिस्सा होता है। यानी एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन की तरह विजिबिलिटी बढ़ाई जाती है इंटरप्राइज की रेपुटेशन के साथ में और कस्टमर के साथ में। हालांकि जो एडवर्टाइजमेंट है वो माउथ के थ्रू होता है और ये अवेयरनेस पैदा करता है कस्टमर्स में, जो कि जान पाते हैं फर्म के बारे में। इसी के साथ हमने कर लिया इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी का
धन्यवाद।